बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, उसका बाहमी सियासी दंगल है, या फिर फैसलाबाद की अगर बात करेंगे कि लोटों को नवाजने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की अगर ओवरऑल बात करेंगे टिकटों के हवाले से, तो टिकटों की तकसीम ने जो चचा और भतीजी हैं उनको एक दूसरे के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया है। मरियम बीबी साहबा के हवाले से ये तासुर है कि वो लोटों को टिकट देने की मुखालिफत कर रही हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो वादे वफा करने पर बज़िद भी हैं और वादे वफा करने पर वो यकीन भी रखते हैं। पाकिस्तान की जो मुकम्मल सियासी तस्वीर है आज, उसकी मंजरकशी और हलकों के अंदर टिकटों के हवाले से जारी जो जंग है वो आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। इसके अलावा अदालतों के अंदर भी हम देखते हैं कि अदालत के अंदर केसेस के जो दरमियान की एक जंग है वो भी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। बहुत सारे आम केसेस हैं जिनको टेकअप कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कौन से आम केसेस जो हैं वो निपटाए जा सकते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। आमिर साहब, ये तो हलकों के हवाले से मैंने इब्तदाइये के अंदर कुछ बातें की हैं, मगर अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें तो जंग पहले टिकटों से ज्यादा उम्मीदवारों की है। उम्मीदवारों के लिए तो सिर्फ हमें ग्राउंड रियलिटी में मुस्लिम लीग नून ही नजर आ रही है जो इसके ऊपर काम कर रही है, बाकी जमातें तो हमें उम्मीदवारों के ऊपर काम करती हुई नजर नहीं आ रही अभी। जी, हर कोई अपने अपने कंफर्ट जोन में अपने अपने तरीके से इलेक्शन की अपनी अपनी स्टेज पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल KP के अंदर PTI बड़ी कन्वेंशंस के ज़रिए इंतखाबी मुहिम कर रही है, मगर बाकी पूरे पाकिस्तान में वो मुकदमात फेस कर रहे हैं। उनकी जो तरजीहात में इस वक्त ये है कि कौन सा कोई भागा हुआ है, कोई ज़मानत पे है, कोई जेल में है। सो उनको ये नहीं पता कि अभी इनसे कौन इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा। सो उनकी एक टोटली डिफरेंट है। उनकी इस वक्त तरजीहात में ये नहीं है कि कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा, वो स्टेज से भी बड़ी दूर है। पहले उनका बादल अभी छटे नहीं है उनके कि किस माहौल में इलेक्शन लड़ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बादल हैं या अभी तक तो खतरे के ही बादल हैं, मगर वहाँ से उनके लिए KP से बड़ी अच्छी जिस तरह की पजीराई आई है, मिली है उनको जलसों की, तो उससे उनकी उम्मीद बढ़ गई है। अब उनका टेस्ट आ गया है कि जब पंजाब के अंदर शेर अफजल मरवत साहब आएंगे तो वहाँ पे लोगों का क्या रिस्पांस होता है। सबसे बड़ा सवाल वैसे ही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ पंजाब से मेजॉरिटी जीत के आप गवर्नमेंट बना लेते हैं, पंजाब के बगैर गवर्नमेंट बनती नहीं है। मिजाज का भी है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है। मोर और लेस बाकी सूबों के अंदर क्लियर है कि वहाँ ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। सिंध में अभी तक जो मर्जी ये GDA, MQM, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं, मगर अभी भी पीपल्स पार्टी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग दही इलाकों में नजर आ रही है। MQM आगे से बेहतर करेगी, मगर अगेन कराची के अंदर ये क्वेश्चन है कि PTI को गुंजाइश मिलती है कि नहीं मिलती है। सो KP के अंदर उन्होंने जो है ना, बाकी तमाम पार्टीज बहुत परेशान हैं, इसीलिए JUI जो है ना मौसम की बात और मुश्किलात की बात करना शुरू हो गई है और इल्तफा की बयान देने शुरू हो गई है। पंजाब सबसे बड़ा सवाल जो है वो पंजाब में है। बलूचिस्तान में हम जिक्र करें जो कि वहाँ इलेक्टेबल्स की है, वो 4-4, 5-5 इलेक्टेबल्स हर एक के रहते हैं। जिसकी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बनती है वहीं पर ही उसका पलड़ा वहाँ पर भारी होता है। सो इस्लामाबाद डिपेंड करता है पंजाब पे। पंजाब इज द बिग क्वेश्चन कि पंजाब के अंदर जो है कौन जीतेगा। और वहाँ पे PTI तो भी मैंने कहा ना, उनके ट्रेंड्स का पता चलेगा कि जब ये कन्वेंशन शुरू होंगे। और मैं वो खबर दे चुका हूँ कि वो पहला जो है वजीराबाद से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद वो उकाड़ा भी जाएंगे, वो उसके बाद मुल्तान भी जाएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वो पहले जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने KP में किया कि उन्होंने करक में, स्वात में, बाजौड़ में इधर करके फिर पेशावर में किया। तो यहाँ भी शायद पंजाब में वो करेंगे, बड़े शहरों में वो बाद में करेंगे, पहले वो मुजावाती डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है थोड़ा क्राउड भी आ जाए तो वो बड़ा माना जाता है, तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी की उसकी समझ भी आती है। तो मगर नून लीग की अगली स्टेज पे हैं कि वो टिकटें बांटने के स्टेज पे आ गए हैं। तो मगर ये है कि उनके यहाँ जो है बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि वहाँ पे क्लियरली कैंप बन गए। इसमें वो 35 की वैसे तो वो एक कमेटी बनाई हुई है जो इंटरव्यूज़ कर रही है, मगर जो अल्टीमेटली फैसले होने हैं वो एक मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का एक कैंप है क्लियरली, और शहबाज शरीफ का एक डिफरेंट कैंप है। तो उसका जो अक्कासी है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आ रही है और लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ हो रही हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके यहाँ आया हुआ है
वो आया हुआ है कि जो राजा रियाज साहब छोड़ दें वो राजा रियाज साहब की आप बात करें, नवाज शरीफ साहब का भी तो देखना है वो उनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। एग्जैक्टली उनका यही क्वेश्चन आ गया है कि एक तो ओवरऑल जो है मुनव्वर अफराद का कि उनको टिकटें देनी है, वो 12 लौटे हैं, तो पार्टी के अंदर से लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर एक और भी है कि वहाँ पे इस हद तक की ये ज़ातियात की मसले हुए हुए हैं कि मरियम के कैंप के लोगों को टिकटें मिलती हैं कि शहबाज शरीफ के मिलती हैं, कि एक मुरवजा कानून होता है, ऑलमोस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होती है, पॉलिसी होती है कि सिटिंग MP MNA को जो इलेक्शन जीता हो पिछली दफ़ा उसको सीट दी जाती है। पर यहाँ पे ऐसी सूरत हाल भी है कि लोटों को अकोमोडेट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो सिटिंग MP और MNAs हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना जगह बनाएं लोटों के लिए, क्योंकि उनसे वादा किया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ वादा किया हुआ है। तो मरियम का अपना कैंप ही पहले जो है उनकी जो किचन कैबिनेट थी, जो मॉर्निंग के अंदर वो टी पार्टी थी ना उनकी, वो टी पार्टी सारी मुश्किल में है। पहले दानियाल चौधरी का एक मसला बना हुआ है, एहसन इकबाल साहब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेडल कर रहे हैं, वो एक अपना एक वो जो चाह रहे हैं जिसको MPA लेना, एहसन इकबाल साहब उसको नहीं होने दे रहे। सो वहाँ एक उनके दानियाल अजीज का एक पड्डा चल रहा है। दानियाल अजीज की एक कुर्बानियाँ हैं, वो नायल 5 साल रहे हैं, तो वो भी कहते हैं जनाब मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। फिर जो है तलाल चौधरी है वो भी ट्रबल में है, तो कि उनको भी जो है ना ये मेल मुलाकातें तो चल रही हैं, मैं उनकी भी तफसील बताएंगे कि उनकी भी वो जज्बाती होके, क्योंकि वो भी नाहली काट चुके हुए हैं और उनको टिकट नहीं मिलती, उनको सूबे में भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसको रिसिस्ट कर रही है मरियम बीबी, उसकी भी तफसील आपको बताएंगे। और तारड़ के लिए जो है ना पूरा गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे कर दिया गया है, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उसकी स्टोरी भी आपको बताएंगे। मगर हम शुरू हो गए हैं कि अभी मेरा ख्याल बेहतरीन इसके बजाय कि इलेक्शन इस बहस में पढ़ने के, और वैसे भी अदालतों ने ये कह दिया है कि जनाब ये हर सूरत में इलेक्शन होंगे, पार्टियां भी कह रही हैं, तो अगली स्टेज पे हम नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ के 2-4 डिस्ट्रिक्ट बताना शुरू करेंगे कि जहाँ जहाँ पढ़े पढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आज फैसलाबाद में वो जो आपने सवाल किया था कि राजा रियाज साहब को वो पहचानते कि नहीं, मैं आप लोगों ना मुझे पता है पहचानते होते हैं, किसी को भूल गया अगर वो ये निकाल ही देंगे कि जब उनको राजा रियाज साहब का ये बड़ा कोटेबल कोड था कि उनको यहाँ जब लिफ्ट नहीं करवाई जा रही थी नेशनल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कहा जी अब तो हमें पहचानते ही नहीं है। तो अब उनका क्वेश्चन आ गया कि उनको वहाँ पे फैसलाबाद में पहचानते कि नहीं है। तो फैसलाबाद में जो है ना फड्डा बड़ा बन गया है कि जाहिर है कि पार्टी वफादारों को नून लीग ने लेना है या ये मुनहरफीन को लेना है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम लीग का ये काफ़ी बड़ा दर्द-ए-सर बन चुका हुआ है। अभी सूरत हाल ये है कि 2018 में 10 नशिस्तों में से वहाँ 7 जो थी ना वो PTI जीती थी। अच्छा। तो वहाँ मैसिवली जो है एक टिल्टेड टुवर्ड्स PTI था, और अब वो तकरीबन 7 के 7 जो है ना वो PTI छोड़ चुके हुए हैं। और उसमें जो तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर और आसिम नज़ीर जो है ना, ये 3 तो नून लीग में जा चुके हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और फरक हबीब, फैजुल्लाह कमोका ये इस्तेहकाम पार्टी में जा चुके हैं। ठीक है, 5 ये हो गए। और जो है एक्सक्यूज मी रजा नसरुल्लाह और खुरम शहजाद जो है ना ये गायब हैं। ये उस ये पार्टी में रहते हुए गायब है या पार्टी छोड़ के गायब है? ये एक नई कैटेगरी बन गई, उसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिए, कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समझौता किया है, जिसके मुतालिक शेर अफजल मरवत उस दिन फरमा गए हैं कि खान ने कहा कि उनको टिकटें नहीं देनी, तो ये खान ने काटा। हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी मजबूरी में दी है, बड़ी तकलीफ में दी हैं, तो उनके लिए कोई तो हो सकता है बाद में गुंजाइश निकल आए। मगर फिलहाल ये 2 जो बाकी बच्चे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हैं, इन्होंने समझौते वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हुई है। फर्क हबीब पे तो बहुत बड़ा काटा लग चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। तो ये बिल्कुल मसला है। आगे आ जाते हैं, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अगर प्रोड्यूसर साहब वो मिल गई है तो निकाल दें, वो बड़ा मज़ेदार चीज़ है वो वाला उनका बयान जो था ना। तो वहाँ पे फड्डा ये पड़ा हुआ है कि NA फैसलाबाद की 2 सीटों में ख़ास तौर पे फड्डा पड़ा हुआ है। ठीक है। और एक है NA 104 जहाँ पे पिछली दफ़ा ये मोहम्मद अफजल खान जो थे वो जीते थे, वो हारे थे,
और बड़े थोड़े मार्जिन से राजा रियाज साहब जो है ना वो जीत गए थे। अच्छा, उस वक्त पीडीआई में थे वो जी। उसके बाद अफजल खान साहब के अभी जो बेटे हैं राना एहसान अफजल जो हैं वो नून लीग के कैंडिडेट हैं। अच्छा। और यहाँ पे ये है कि मरियम नवाज जो हैं वो राजा रियाज को टिकट देने की मुखालफत कर रही हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने जो है ना राजा रियाज से वादा भी कर लिया है, वो बेचारे मैंने उनको पहचान लिया है, उनको पहचान लिया है। हाँ। और उन्होंने कुर्बानी भी बड़ी दी है, नून लीग के अंदर भी आ गए हैं। तो पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आप देखें ना, पहले पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आए, पीटीआई से नून में आए। तो वो उनकी बड़ी उम्मीद है, उनका दिल टूट जाएगा राजा साहब का कि अगर उनको टिकट ना मिली तो मेरा ख्याल फिर फैसलाबाद में उनके लिए शक्ल दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तहरीके जो वहां पे जो 2018 में सूरत हाल ये थी कि राजा रियाज साहब सिर्फ 6000 से जीते थे मोहम्मद अफजल खान से, जिनके बेटे अब राना एहसान अफजल जो है ना वो कैंडिडेट हैं। और मुस्लिम लीग एन से इनका ये 1,08,000 वोट मिले थे मोहम्मद अफजल खान को, और वो बाद में इंतकाल उनका हो गया। तो अभी वहां पे ये एक फड्डा पड़ा हुआ है कि राजा रियाज साहब को देनी है कि मोहम्मद अफजल खान साहब को और उनके बेटे को। जी तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद जो है ये बड़ा एक वहाँ फैसलाबाद में है। दूसरा जो फड्डा वहां पे पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ज़ाहिर तलाल चौधरी वाला। वहां पे ये NA 96 है एक्सक्यूज मी। यहाँ पे पीटीआई के जो मुनरफ रुकन है ना, जो कि विनिंग कैंडिडेट थे, नवाब शेर वसीर, वो जाहिर है वो विनिंग कैंडिडेट थे। तो वो उनका अच्छा एक तो है ना, सूबे के अंदर जो मुनरफ अफराद थे वो फिर बाई इलेक्शन में इलेक्शन लड़े और अक्सर हार गए। सो उनका एक होता है कि ये हारे हुए कैंडिडेट है। जो यहाँ MNA थे वो सिटिंग MNAs थे, तो उनकी एक कैंडिडेचर ज्यादा मजबूत है। तो वहां पे तलाल चौधरी साहब हैं, वो वहां हारे थे। तो उनको जो बताया जाता है कि जी मरियम नवाज जाहिर है वो तलाल चौधरी की हिमायत कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, वो कर रही हैं। और तलाल चौधरी साहब जो है ना उन्होंने पार्लियामानी इजलास में बड़े जज्बाती हो गए थे। क्यों? कि उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी कुर्बानियां हैं, जाहिर है वो भी 5 साल के लिए जो है नाअहल करार दे दिया था उनको, और बड़ी उन्होंने भी जोशो खरोश वाली दानियाल और वो दो जो है उनकी दोनों की कुर्बानियां हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमें जो है उसके बाद अब टिकट मिलनी चाहिए। तो अब वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फड्डा पड़ा हुआ है कि ये क्या मुनहरफीन को दी जाएगी या नून लीग को दी जाएगी। गो कि नून लीग के हारे हुए कैंडिडेट हैं, ये विनिंग कैंडिडेट हैं, मगर जो एक सूरत हाल बदल जाती है, वो जीते हुए जो कैंडिडेट थे वो पीटीआई की सीटों पे आए थे। सो वहाँ ये क्वेश्चन है कि इनका कितना ज़ाती वोट था, कितना पार्टी का वोट था। उनका भी हारे हुए लोगों का ये है कि फॉर एग्जांपल वो भी 5-6 हज़ार से हारे हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं जनाब हमारा अपना भी वोट था और अभी हमारी एक दाव एक लग रहा है, नून लीग समझ रही है इस दफ़ा। अच्छा, नून लीग का ये है कि उनको इस वक्त ये लग रहा है कि उनका दाव लग जाएगा, और मफरूज़ा ये है कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा या उनको कैंडिडेट उम्मीदवार जो है बल्ला तोड़ दिया जाएगा या गिरफ्तार होंगे या बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो ये एक मफरूज़े पे चल रहा है। अगर मफरूज़ा लोगों की एक वेव चल गई तो सारा मफरूज़ा जो है ना बैठ जाएगा। सो ये इस मफरूज़े के साथ चलते हुए नून के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उनके अपने लोग मरियम बीबी का आमिर साहब तजुर्बा अपनी जगह पर होगा, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना मियां नवाज शरीफ साहब को कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लोगों के साथ दाव पेच है, सियासी मामला है, उनमें शहबाज शरीफ साहब की बसीरत का मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये कैसे चचा भतीजी के दरमियान एक मुकाबला खड़ा हो जाए, नवाज शरीफ साहब न्यूट्रल हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये बसीरत का मसला नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है कि आपको कुछ अपने लॉयलिस्ट पसंद नापसंद भी होता है, फिर आपने वो भी बसीरत भी नंबर्स गेम भी देखनी होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखनी होती है। तो मिला जुला के यही फैसला होता है। मगर वहाँ पे लॉयल्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है कि कौन किसके साथ नजरें लगाए बैठे हुए। और उसका सबसे बड़ा मसला आ गया है गुजरांवाले में, जहाँ पे गुजरांवाले में नून लीग के जो सिटिंग MNAs जो हैं उनको टिकट डिनाई किए जाने का इम्कान हो गया है।
अब वो तो समझ आती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो मुनहरफीन है, गुजरांवाला में सिचुएशन डिफरेंट है। याद रहे कि गुजरांवाला जो है वहाँ की सारी एमपीए की सीटें, गुजरांवाला जो डिवीजन है, ठीक है, इनका सही अगर नून लीग का याद रहे कि जो गढ़ है वो गुजरांवाला डिवीजन है, जिसमें तमाम एमपीए और तमाम एमएनए जो है वो सीटें जो हैं 2018 में भी, जबकि पीटीआई ने काफ़ी बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुंजाइश निकाल ली थी, मगर एक सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नारोवाल के अंदर और गुजरांवाला डिवीजन के अंदर जो जनरली सारी ही गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीटें एमएनए की और एमपीए की सीटें वो नून लीग की थी। इक्का दुक्का तो कोई जीता ही होगा आमिर साहब पीटीआई की तरफ से। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सीटें ही गालबन 7 सीटें थी। अब यहाँ पहलवानों के शहर में जो है ना ये सियासी दंगल शुरू हो गया हुआ है और ये उखाड़ा लग चुका हुआ है, और सूरत हाल ये है कि वहाँ पे चुदराहट के लिए ना 3 सियासी धड़े हैं। एक तो ये अपकमिंग तारड़ ख़ानदान है कि पहले ही वहाँ पे सायरा अफजल तारड़ थी, वो वज़ीर थी, फिर तारड़ आ गए हैं, वो बड़े चहेते हैं और फेस ऑफ दी नून लीग हैं, और उसके बाद आज़म तारड़ भी हैं, वो एक ही ख़ानदान है, तो उनको एडजस्ट करना है। तो दस्तगीर फैमिली है। अब खुर्रम दस्तगीर, उनके वालिद साहब जो थे गुलाम दस्तगीर, वो पुराने इनकी दूर की रिश्तेदारी भी नवाज शरीफ फैमिली से निकल आती है, तो वो फैमिली भी हैं। और फिर ये है कि वहाँ पे गुजरांवाले में हमेशा इनकी सुनी जाती थी। और एक साथ में नाहरा ख़ानदान है, अच्छा। ये भी है। इन 3 ग्रुप्स के दरमियान में ना दस्तो गिरबां आपस में हुए हैं। अब तारड़ ख़ानदान का ये है कि इनके 2 अफराद जो है ना, ये बुनियादी तौर पे वनी के तारड़ जो है ना, वो अब मोटरवे पे लाहौर से निकले ना तो आपको वनी के तारड़ के लिखा आता है, ये इनका गांव है। सो तारड़ हजरात वहाँ से ज़्यादातर, और भी जगह के तारड़ हैं, मगर ख़ास इनका गढ़ जो है ना ये हाफजाबाद में अब आता है। अब हाफजाबाद याद रहे, जोग्राफिया भी मैंने कहा चेंज होता रहता है, अब ये गुजरात में जा चुके हैं, मगर ये गुजरांवाले में की टर्फ में आ रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर की टर्फ में और ये नारा की टर्फ में, और वहाँ पे ये 2 सीटें लेनी चाह रही हैं। तो पिछली दफ़ा 6 की 6 नून लीग जीत गए थे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो सिटिंग एमएनएज हैं उनकी जगह पे कैंडिडेट हैं ये, अच्छा, कि एनए फॉर एग्जांपल 81 में जो है ना यहाँ पे अजहर क़यूम नारा हैं, और यहाँ पे हुसैन तारड़, हाँ यहाँ पे जो है ये, मगर मैं जिक्र कर दूं पहले सच, जो असल तारड़ों का जो फड्डा है ना वो है NA 77 गुजरांवाला से। वहाँ महमूद बशीर विर्क साहब हैं, ये सिटिंग एमएनए हैं, और यहाँ तारड़ उनकी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि इनको टिकट मिले। अच्छा। और महमूद बशीर विर्क जो है वो ज़ाहिर है खुर्रम दस्तगीर साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तारड़ के लिए मरियम बीबी जोर लगा रही हैं कि ये इतला है अभी तक की कि उनको टिकट दिलवाई दी जाए। और ये कहा जा रहा है कि जी वो क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं बशीर विर्क, और यंग ब्लड को लाना चाहिए। अब यंग ब्लड तो फिर नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, फिर तो बता देंगे मरियम बीबी कैंडिडेट है। आपने मेजर आपने यंग की बात है, यंग की है तो वो फिर बिलावल ठीक कहता है कि जनाब फिर मैं ही कैंडिडेट हूँ, यंग तो सिर्फ वही है, बाकी तो यंग कोई नहीं है। तो गुज़श्ता इलेक्शन में जो है महमूद बशीर विर्क साहब ने, इन्होंने 1,08,000 वोट से ये जीते थे, और जो उसको अब 1,08,000 वोट वाले को ये कहा जाए कि जनाब आपको हमने टिकट नहीं, हमें यंग ब्लड चाहिए, हमें यंग ब्लड चाहिए, और तारड़ की जगह पे छोड़ दे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। मगर ये एक कानूनी चीज़ है जो कि होता नहीं है। सिटिंग एमएनए को या सिटिंग एमपीए को टिकट डिनाई नहीं की जाती, और वो भी अपनी पार्टी का। मगर यहाँ पे ये एक सियासत चल रही है। यहाँ पे जो अभी तक जो है ना पीटीआई के क्लियर नहीं कैंडिडेट हुए हैं, मगर मुतवक्का उम्मीदवार जो है ना यहाँ तारिक महमूद गुज्जर साहब हैं, इनको पिछली दफ़ा 72,000 वोट मिले थे, और ये आप देखें तकरीबन 30-40 हज़ार वोट से ये विर्क साहब जीते हुए हैं। नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूं, हारे हुए हैं, तो वो डिनाई करना टिकट बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो वहाँ पे गुजरांवाले में एक NA 81 में वहाँ अजहर क़यूम नारा साहब हैं और तहूर हुसैन तारड़, वहाँ अगेन ये तारड़ साहब जो हैं दूसरे तारड़ हैं, उनके लिए टिकट के लिए कोशिश है। अगेन उसी तरह का मसला है कि इस हल्के से पिछली 3 इंतखाबात में 3 इलेक्शंस में, मतलब 2018 में, उसके बाद 13, 2008,
3 दफा से ये नारा खानदान इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा है। अच्छा। और ये अजहर कयूम नारा का भाई जो है, इनका जिला काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, मगर वहाँ पे आजम तारड़ भी हैं, सारा अफजल तारड़, सब जो सीनियर तारड़ हैं वो जूनियर तारड़ की टिकट के लिए टिकट ये तहूर हुसैन तारड़ को वो कह रहे हैं कि दे दें। और यहाँ पे जो तहरीक इस्तकबाल के जो कैंडिडेट हैं, ये अगर इनकी तस्वीर दिखा चुके हैं, ये बड़े ज़मान पार्क में इनकी ये बड़ी मशहूरी हुई थी, वहाँ पे ये बड़े थे। अभी तहरीक इस्तेकाम कह गए, तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ, सॉरी, ये तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है ना, ये फिलहाल बेचारे भागे हुए हैं। ये इनकी हालत ये हो गई थी, ये अगर तस्वीर देख रहे हैं, ये ज़मान पार्क के अंदर माज़रत आपको रोकूंगी, जो लोग भाग रहे हैं वो किस तरह से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे? मेरी इत्तला ये है कि जो भागे हुए हैं, बहरहाल उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि इलेक्शन की नॉमिनेशन के लिए अपनी जो है, वरना इश्तिहारी हो जाएंगे। हाँ। तो वो मुश्किल होएगा मोस्ट प्रॉब्ली। उस वक्त फिर उनको फैसला करना, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो गिरफ्तारी देने के बाद जो है, वरना वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएंगे, तो वो उसके बाद शायद ना लड़ सके। तो इसके बाद वो गिरफ्तारी देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी गिरफ्तारी देंगे अगर इन्होंने लड़ना है। तो मेरी इत्तला ये है कि ये गिरफ्तारी शायद दे देंगे, मगर फिलहाल ये भागे हुए हैं, इन पे FIR वगैरह दर्ज हुई हुई है। अच्छा, गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पे जो अजहर क़य्यूम को, इनको 1,19,000, जबकि बिलाल इजाज जो थे उनको 90,000 वोट मिले थे। तो इस दफा देखते हैं क्या सूरत हाल हो रही है, मगर अगर यहाँ पे कैंडिडेट चेंज हो जाता है, फिर एक नई सूरत हाल होगी नून लीग का। ठीक है। 77 और 81 का आपने बताया, 78 और 79 का नहीं। 78 में सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है खुर्रम दस्तगीर हैं, ये यहाँ से जीतते आ रहे हैं, इनकी ये ख़ानदानी सीट है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ थे, पहले मोहम्मद सदीक साहब थे, वो छोड़ गए हुए हैं, मगर यहाँ उमर सरफराज चीमा साहब हैं जो कि गवर्नर थे और अभी जेल में हैं, तो उनके लड़ने का इम्कान है, ये उनकी सीट है। तो ये एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा अगर PTI को मौका मिला। तो यहाँ पे गुज़श्ता इलेक्शन में गुरज दस्तगीर 1,30,000 लिए थे और मोहम्मद सदीक कोई 88,000 के करीब थे, मगर मोहम्मद सदीक अब कैंडिडेट में नहीं है। सो अगर कैंडिडेट यहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब आते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि PTI की वेव चल रही है कि नहीं चल रही है। वैसे जेल से तो ऐलान हुआ है आमिर साहब कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, जेल से तो जो है पार्टिसिपेशन उनकी हो सकती है, कन्विक्शन जिसकी हो जाए उसकी नहीं है, मगर जो अगर दौड़ा हुआ है और वो क्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है, फिर ये मेरे ख्याल है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसके पेपर शायद एक्सेप्ट नहीं होंगे, कि जब कोई अपने आप को पेश करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद जेल में से इलेक्शन लड़ सकते हैं आप अगर कन्विक्शन नहीं है। मगर भागे हुए आदमी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर डिक्लेयर हो जाए तो फिर, मगर उसके लिए ये है कि अभी FIR दर्ज हुई हुई हैं, अभी चलान पेश नहीं हुए हुए, और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आमिर साहब, जैसे ये शहरी हल्का है, ये शहरी हल्के और देहाती हल्के, इनके अंदर भी वोट्स के हवाले से कोई हमें टर्न देखना पड़ता है, कुछ नजर आता है ऐसे कि शहर के अंदर कुछ और हिसाब किताब होता हो, देहातों के अंदर कुछ और वोटर का एक मूड हो, एक अलग से माइंड हो, कुछ ऐसी भी होती है चीजें इलेक्शन के दौरान? ये गुड क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो जेरी मैंडरिंग की जाती है, कि जोड़ तोड़ किया जाता है, ये जो देहाती हल्के होते हैं उनमें आसान होता है, वहाँ पे बरादरियाँ देखी जाती हैं, विंग्स बनाए जाते हैं कि जी जट वर्सेस राजपूत वर्सेस गुज्जर वर्सेस राई, ये 4-5 मेजर जो पंजाब की बरादरीज हैं यही हैं। कश्मीरी अपकमिंग लाहौर के अंदर, गुजरांवाले में, शहरों के अंदर इनका वोट है। तो मगर अभी बड़ी कम कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई हैं जिनके अंदर सबके अंदर एक ना एक कस्बा या शहर आता है। ठीक। तो टोटल रूरल तो मेरा नहीं ख्याल है पंजाब में एक भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई है, और वो शहर के अंदर ये होता है कि वहाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वेव चल पड़े तो वहाँ पे वो फिर एक ही तरफ अगर चली जाए तो उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो शहरों की सीटें तो जो हैं वो तो पार्टी के वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, धांधली करना भी, लोगों को ज़बरदस्ती करना भी। तो शहरों की ये रफली आप समझ लें तकरीबन 50-50 सीट्स हैं दही और शहरी हल्कों की, जो टोटली शहरी हैं वो 50 हैं, मगर जो बाकी 50% वो हैं उसमें भी तकरीबन 45% के करीब या 48% कर लें जिनके अंदर एक ना एक कस्बा या शहर आता है। और
और वो आप कह लें कि 40 to 60% जो है ना वोट बैंक जो है ना दही कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी, हलकों का भी, वो शहरी होता है। सही। सो वो उससे उधर वहां से मूड चेंज हो जाता है एकदम। वहां से अगर एक किसी को वोट बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंगली पड़ जाए तो एकदम जो है ना पासा पलट जाता है। ठीक है। अच्छा, गुजरांवाला में जो ये तो यहाँ का आ गया। अभी NA 79 में जो है ना वहाँ ये जुल्फकार भिंडर, ये भिंडरों की बड़ी जो है वो थी। यहाँ पे इत्तफाकन कोई ऐसा पड्डा नहीं है। और यहाँ राना नज़ीर साहब बड़े पुराने वो हैं, वो PTI में थे, मगर अब वो इस्तेहकाम पार्टी में जा चुके हुए हैं। अच्छा। और इनका कोई ऐसी सूरत हाल नहीं लगती है कि ये भिंडर साहब को मेजर चैलेंज कर सके। ये भिंडरों की जो है ना, यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से इम्तियाज सफदर साहब होते हैं। मगर पीपल्स पार्टी का मैं ये जिक्र ज़रूर कर दूँ कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं सूरत हाल आ रही कि पिछले इलेक्शन में और पिछले 30-40 साल के अंदर वैसे ही जो है 97 के से ऑनवर्ड जो है पिछले 25 साल के अंदर पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई है। 2-4-5 सीटें जो होती हैं तो 4-5 तो उनकी वो फैमिली वाली सीटें होती हैं, बस एक आधी सीट निकाल लेती हैं। अभी सूरत हाल 2018 की जो मुझे याद पड़ता है कि गुजर खान से परवेज अशरफ साहब ने जो है सीट निकाली, राजा परवेज अशरफ साहब ने। ये देख लें कि अटक दरिया से लेके सादकाबाद तक पंजाब है। पहले ये GT रोड जाता है और उसके बाद ये मुल्तान रोड शुरू हो जाती है। तो पहले गुजर खान में एक सीट और गुजर खान के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो मुझे याद पड़ता है 2 सीटें जाके मुजफ्फरगढ़ में मिली थी। अच्छा। वो हिना रब्बानी खैर और उनके वालिद साहब को बाद में वो भी जीत गए थे। तो ये 2 सीटें वहाँ से मिली थी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है रहीम यार खां में अहमद महमूद साहब की ख़ानदानी सीट है। वो मोर बिकॉज ऑफ अहमद महमूद मखदूमज़ादा की वजह से हैं। उनके 2 बच्चे जो हैं MNA थे, नॉट बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टी के वो एक वहाँ के जो हैं नवाबजादे हैं, मखदूमज़ादे हैं, तो उनकी वजह से वो वहाँ पे आ जाता है। तो पीपल्स पार्टी कहीं यहाँ पे जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है। इस तरह ही क्विकली बता दूं कि NA 80 के अंदर भी जो है ना ये शाहिद उस्मान जो है यहाँ भी कोई फड्डा नहीं है, ये भी विनिंग कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग के। मगर अगर वेव मैंने कहा चल गई कहीं भी तो फिर सबका तो होगा। कुछ भी एक्सपेक्टेड है, पूरा ये वेल सेटल्ड थे। और यहाँ से शायद तहरीक इंसाफ के मेरा ख्याल है लाला असदुल्ला पापा हैं, उनको शायद यहाँ से टिकट दी जाए। एक्सपेक्टेड है वो कैंडिडेट। जी वो एक्सपेक्टेड है। आपकी इजाजत तो मैं ब्रेक ले लूं, जरा आप भी सांस ले लें, वरना एक और अगर है तो उसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहें 1-2 मिनट में जी प्लीज। मैं जेलम का उस दिन रह गया था। जेलम के अंदर बड़ी मजेदार एक बात हो गई है कि जेलम के अंदर जो है फर्रुख अल्ताफ, वहाँ देखिए ना चौधरी अल्ताफ हमेशा से वहाँ पे रहे थे, 2-3 दड़ई होते थे, चौधरी अल्ताफ उसके नुमाया थे। ये इनके ताया थे फवाद चौधरी साहब के, और उनके साहबजादे फर्रुख अल्ताफ उनके बाद जो है ना उनके जानशीन ठहरे थे। तो ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये क्यू लीग में चले गए, फिर ये PTI में आ गए। अब वो वहाँ से नून लीग की टिकट चाह रहे हैं। और वहाँ से नून लीग के जो है ना चौधरी नदीम खादिम है, वो वहाँ भी वही मुनर्रफ अफराद वाला फड्डा है कि फर्रुख अल्ताफ मुनर्रफ साहब को मिलेगी टिकट या नदीम खादिम साहब को देगी। अच्छा, यहाँ बिलाल अजहर कियानी, ये जो डॉक्टर कियानी के साहबजादे हैं अजहर कियानी साहब के, ये बिलाल बड़े एक्टिव हैं फाइनेंशियल मैटर्स में वो हैं। हालांकि पहले ये इंतखाबी सियासत में नहीं थे, ये मुझे लग रहा था ये सेनेटर टाइप मटीरियल हैं। अच्छा, पर देखते हैं कि ये यहाँ से टिकट लेते हैं या इनको मिलती है। बहरहाल ये वहाँ पे कैंडिडेट हैं। क्विकली मैं कह दूं कि 2018 में फर्रुख अल्ताफ को यहाँ 1,12,000 और नदीम खादिम को 1,06,000 क्लोज नदीम खादिम हारे थे। फर्रुख अल्ताफ का वहाँ पे क्योंकि जो है आपस में भी ख़ानदान की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जब ये चले गए थे नून लीग में तो फवाद चौधरी और इनकी आपस में कोई कुटी हो गई थी। अच्छा। तो अब वो उनकी भी दुगरगू सिचुएशन है फवाद चौधरी की भी और इनकी ख़ानदान में भी हो गई है। और ये पता नहीं इनको टिकट मिलती है नहीं मिलती, मिल भी जाए तो ये क्या करेंगे। वहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट जो है ना वो पीपल्स पार्टी के पीर हमजा करमानी हैं। हमजा करमानी जो हैं
ये पहले पीटीआई में थी, फवाद चौधरी की वजह से इनको टिकट प्रोविंशियल नहीं मिली थी, तो ये अब वहाँ से पीपल्स पार्टी में जा चुके हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो चंद लोग जिनकी गुंजाइश इस दफा बनती है उनमें से एक ये हैं। तो ये आगे भी इनका अपना वहाँ पे पीर पेशावरी का एक घराना है कैंटोनमेंट में, तो इनका जाती वोट भी है। सही है, ठीक है। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक से हम वापस आएंगे। सियासी जंग की हमने बात कर दी है, अदालतों के अंदर जो कानूनी जंग जारी है उसके ऊपर तफसील के साथ हम बात करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। सियासी जंग के ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब ने गुफ्तगू की है। अब बात आ जाती है अदालतों के अंदर जारी कानूनी जंग की, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ केसेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज फिर से मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, बहुत अहम केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिए हैं और बहुत सारे अहम केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। किस तरफ जाता देख रहे हैं ये सारा मामला? भाई हम साकिब बशीर साहब को रोज इसलिए खास तौर पे ज़हमत देते हैं, मजबूरी है हमारी। पाकिस्तान की सारी सियासत जो है ना वो केसेस में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई को मौका दिया जाता है इलेक्शन में हिस्सा लेने का या नहीं। अगर लिया जाता है तो किस सूरत हाल में क्या उनके जो उम्मीदवार आ सकेंगे? अब उनके जो मेन कप्तान है वो तो आउट हो गए हैं, तो बाकी जो नीचे वगैरह वगैरह हैं उनको क्या मौका मिलेगा या उनको भी नहीं मिलेगा? उसका दारोमदार है अदालत के फैसलों पे। अदालत के रोज़ के इतने मुकदमा चल रहे हैं कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है फॉलो करना। तो आम आदमी का कसूर नहीं है अगर उनको समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सा केस कहाँ कहाँ चल रहा है। तो 180 केसेस के 200 के करीब होने जा रहे हैं जो कि कप्तान साहब पे हैं। और बाकी जो आज की मैं लिस्ट बना रहा था जो इम्पोर्टेंट केसेस है सिर्फ जिनके अंदर जो है पीटीआई के लोग दौड़े फिर रहे हैं, और बाकी जो केसेस इंपॉर्टेंट हैं वो तकरीबन 6 के करीब आज इंपॉर्टेंट केसेस ही। मैं बारी बारी जो है ना साकिब से पूछता जाऊंगा कि अवामुन नास को आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अरशद मलिक साहब एक जज थे, बड़े ही कंट्रोवर्शियल हुए। उनकी एक वीडियो आई और वो वीडियो के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, कंट्रोवर्शियल हो गई, बाद में वो वफात पा गए। तो उसके बाद एक एप्लीकेशन दी गई थी और उसको आज वापस ले लिया गया। ऐसा ही है साकिब साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो दिखाई थी जिसमें नासिर भट्ट जो है वो उसमें जज अरशद मलिक मरहूम के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी दबाव में मैंने नवाज शरीफ को सज़ा दी। तो ये 6 जुलाई 2019 से लेकर अभी रिसेंट पास्ट तक जो है वो 2023 तक जो नवाज शरीफ या नून लीग है वो इसको पूरा एक बयानिया के तौर पर लेती रही है। वापस हुई ये तो चंद सेकंड लगे, उन्होंने कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं और थोड़ी देर तकरीबन नैब ने बात की, अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन सेकंड लगे थोड़ा बहुत 10 मिनट लगे जी, तकरीबन 10-15 मिनट जो है वो लगे इसमें। तो जो पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की जो टेकअप की अदालत ने, इसी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको कितनी देर लगी? वो तो पहले तो उस पर ऑब्जेक्शन लगते होते हैं, फिर वो 10 माह लगे थे ऑब्जेक्शन रिमूव, वो 10 माह लगे थे और ये 10 मिनट लगे कि एप्लीकेशन दोनों की आई कि जनाब हम ये वापस लेना चाहते हैं। उनके ऊपर उनकी रिजेक्ट तो हो गई मगर 10 माह बाद रिजेक्ट की गई, इनकी एक्सेप्ट हो गई मगर 10 मिनट के अंदर। ऐसा ही है जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। ये मुख्तसर वक़्त में वापसी हुई और वो जो है वो एक तवील अरसे बाद भी वापसी जो है वो दरख्वास्त की नहीं हो सकी। उसमें कोई बदनीति का अंसर, ये वो चीज़ें जो है वो हमारी तो अभी हैरानगी ख़त्म हो गई है, मगर वहाँ अदालत में जब होती है वहाँ कोई आप लोगों को रिपोर्टर रात को कोई परेशानगी होती है कि ये किसी को नज़र आ रहा होता है कि जनाब ये एक बिल्कुल दोहरा मयार नज़र आ रहा है? नहीं, वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि किस तरफ जो है वो जो अदलिया पहले क्या करती थी और अब जो है वो किस तरफ जा रही है। अब दोनों अल अजीजिया का आज लगा, वो भी बड़ी जल्दी से सारी बारी बारी आज मेरिट पे भी पहुंच गए हैं। तो इतनी देर तो वो वरना लग जाता है, वो मेरिट पे आज हो गया। उसकी जरा तफसील बताइएगा और एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा अल अजीजिया है क्या?
अल अजीजिया जो है वो एक स्टील मिल थी सऊदी अरेबिया में जो शरीफ फैमिली की, उससे मुतल्लिक ये था कि उस पर अलेज किया गया था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं ये उनकी है, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। आमदन से जायद असासाजात का तीन सुप्रीम कोर्ट में पैनामा के अंदर केसेस उनकी इंस्ट्रक्शंस में हुए थे। एक हिल बैटल था, उसके अंदर बरियत हो चुकी हुई है। एवन फील्ड था, उसके अंदर बरियत होगी। अब ये आखिरी रोड़ा रह गया है उनकी कन्विक्शन का, जिसके बाद वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। अजीजिया, ये बैकग्राउंड मैं जो दे रहा हूँ। अब आज जो उसकी टेकअप किया गया तो किधर जाता नजर आ रहा है आपको केस? आज जो अमजद परवेज ने दलाइल दिए हैं उसमें बज़ाहिर तो उन्होंने जो चीज़ें रखी अदालत के सामने उसमें तो एक ही समात होती नज़र आ रही है 12 दिसंबर को, जिसमें नैब ने दलाइल देने हैं। और बल्कि नैब ने तो आज ही कहा कि इसको आप आज ही कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दें, क्योंकि जज वीडियो स्कैंडल वाला मामला था। तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, जिस तरह एवन फील्ड और बाकी फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हमने देखा, इस केस में भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ जो है वो बज़ाहिर मिलता जो है वो नज़र आ रहा है, जिस तरह का सिनेरियो है। और आज भी जो आर्गूमेंट्स, जो सवालात उठाए गए या अदालत की जानिब से जो कहा गया कि इसमें जो फ़ोटो कॉपी जो है वो पेश की गई और उसका हवाला दिया गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो अगर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई और नैब भी इसका कोई खातर खा जो है वो इसको रिस्पॉन्ड ना कर सका, तो फिर तो उनको रिलीफ वाज़े तौर पर जो है वो मिल जाएगा 12 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब को। वो जिस तरह वो नैब वो आके मोस्ट प्रॉब्ली पिछले केसेस में हुई है, उनका जी हमारे पास तो केस ही नहीं है, शवाहिद ही नहीं है, सबूत भी नहीं है, और उसके बाद ये उसी राह पे उसी तरीके तर्ज पे चल रहा है ये केस, यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल उसी पेस पे और उसी तरीके पे चल रहा है। और आज जो पूरे 2000 ये 1 जनवरी 2019 को अपील फाइल हुई थी, आज पहली दफ़ा मेरिट पे हुआ और अगली दफ़ा जो है ये केस डिसाइड होता नज़र आ रहा है, क्योंकि नैब की भी जो पेस है उसमें जल्दी केसेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। 12 दिसंबर मेरा ख्याल है वहाँ पे उस दिन फैसला जो है वो हो जाएगा इस केस का, 12 दिसंबर। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कोई लीगल कोई ऑब्स्टिकल नहीं उनका रह जाता इलेक्शन लड़ने पे? जी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिस पे डिबेट है, 62(1)(f) की जो नायली थी उनकी, और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें जो तरमीम की गई अभी पीडीएम हुकूमत में कि उसको 62(1)(f) में 5 साल नायली होगी। तो एक डिबेट है कि वहाँ पे जो डिबेट ये है कि नून लीग का ये कहना है कि जनाब हमने कानून बना दिया है तो वो उसकी वजह से बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि एक वकला का एक तबका है जो कह रहा है कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक या आईनी तरमीम करें या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही 62(1)(f) के तहत तायात जो नाअहली है उसको रिव्यू करके नहीं करेगी तो जब तक ये नहीं लड़ सकते। अब वहाँ पे बात आ जाती है कि ये फैसला जो होगा ये आरओ ने करना है, आरओ ने डिसाइड करना है कि उनके पेपर एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। तो आरओ जो हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव लग रहे हैं या जुडिशल लग रहे हैं? फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही लग रहे हैं, अगरचे पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आरओ लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो वो आपकी बात ठीक है कि आरओ ने ही ये डिसाइड करना है कि नॉमिनेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट होने हैं या नहीं, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर आएंगे और ये मामला जो है बजाय दोबारा अगर ये मिसाल के तौर पे सारा कुछ जो है ना एक आरओ के कंधे पे नवाज शरीफ की सियासत और पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक आरओ रिटर्निंग अफसर साहब पे आ गई है, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो जाहिर है वो देखा है कि अपनी मर्जी की अदालतों के पास जाते हैं तो अपनी मर्जी के आरओ के पास जाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को इतराज़ होगा तो वो फिर अदालत में जाएगा, अदालत के वो जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो काफ़ी अरसा भी लग जाएगा। जी काफ़ी अरसा भी लग सकता है और मेरा ख्याल है अदलिया से जो रिलीफ है वो नवाज शरीफ साहब को मिल भी रहा है। और बड़ी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी जब सीनियर प्यूनी जज थे लाहौर में एक तकरीब में उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में इस कमेंट किया था इन पे जो हटाया गया था नवाज शरीफ साहब को। तो मेरा ख्याल है कि वो भी लाइन बड़ी क्लियर है, अगर अदलिया में आ गया हाई कोर्ट में भी आता है तो उनको जल्दी डिसाइड तो करना पड़ेगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है तब भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्डल बनेगी। ये हो सकता है ये तो बेताशा लोगों का ख्याल है कि 62(1)(f) के तहत जो फैसला था तायाती का वो एक क्वेश्चनेबल है।
तो उसके अंदर जो जिस तरह का काफ़ी सारे जज हजरात भी अपना माइंड दे चुके हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात का इम्कान है कि उनको इजाज़त मिल जाएगी, और मगर रिटर्निंग अफसर साहब भी वक्ती तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही सूरत हाल है जी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। और हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला ही ना हो। जिस तरह की सिनेरियो जो है वो हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड पे, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन ही ना उठाए, तो फिर तो आरओ के लिए वैसे ही रास्ता जो है वो खुला होगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें उनके। साकिब, कल परसों हमने ये बात की थी कि एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तो स्ट्रिक्चर्स बड़े सख्त अल्फाज में दिए थे कि कोई भी इल्तवा के ऊपर इंतखाबात के बाद नहीं करेगा, और उसके बाद एक एप्लीकेशन आ गई। हम और आप और हम बड़े हैरान हो रहे थे कि ये टेकअप ही नहीं करनी चाहिए थी, वो टेकअप हो गई। तो आज उसकी सुनवाई हुई, तो क्या हुआ उसमें? सुनवाई में यही हुआ है कि पहले तो जो बेंच था, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है हमारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि ये मामला आपने जो इलेक्शन कमीशन लेके गए उसकी एक जो कॉपी थी वो इसके साथ लगा देते, तो वो कॉपी आप लगा दें। अगर ज़्यादा हुआ तो हम इलेक्शन कमीशन को कह देंगे कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड कर दें। तो ये इनडायरेक्टली मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन कमीशन को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि आप डिसाइड करें, तो वो तो 2-4 रोज में डिसाइड कर देंगे, फिर मामला हाई कोर्ट में आ जाएगा। तो ये एक चीज़ अभी मौजूद है। बड़े आराम से अदालत, ये हम उम्मीद कर रहे थे कि इसको बाहर फेंकेंगे कि ये कोई प्रेमिसेस भी बड़े उसके कोई इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो टेकअप भी इसको करने, मगर ये तलवार लटकती रहेगी। जी बिल्कुल, ये मौजूद है, ये तलवार लटकती रहेगी। बज़ाहिर इस किस्म की जो पिटीशंस आती हैं, मतलब इसका ये हर चीज़ जब फाइनल होगी है, वोटर लिस्टें, हर चीज़, तो इस किस्म की पिटीशन माजी में जब भी कोई फैसले किए गए हैं तो इस तरह की मशकूक किस्म की पिटीशनों के ऊपर ही होते थे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल ऐसी फ्रिवलस पिटीशंस जो है वो आती रही हैं, और बड़े बड़े फैसले उनकी बुनियाद पर होते रहे हैं। मतलब इस एंगल को बिल्कुल नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते, और ये अभी भी किसी न किसी सूरत में पेंडिंग है और आगे भी रहेगी ये मामला जो है। एक और जो बड़ा आज अहम एक केस जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में लगा कि पाकिस्तान में ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये एक मजाक ही बन गया है। लोगों की बेडरूम की गुफ्तगू, लोगों की जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की गुफ्तगू, पता नहीं किस किस की क्या क्या गुफ्तगू, बहुत ज़ाती ज़िंदगी गुफ्तगू आती रही। मगर हाल ही में एक मुबैना वीडियो आई लतीफ़ खोसा साहब की और बुशरा बीबी की, ऑडियो, उसको टेकअप किया गया था। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले भी इस तरह के मुकदमात के ऊपर बड़ा टेकअप किया, तो आज उनके क्या ऑब्जर्वेशंस थी? आज की ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो FIA को कहा है कि आप ये तयन करें कहाँ से ये लीक हुई, मतलब अगर सोशल मीडिया पे आई है या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहाँ से आई है, और उसको डिटरमिन करके नेक्स्ट डेट पे आप बताएं। फिर उन्होंने कहा है कि एक जो पिटीशन की कॉपी है DGISI उनको भेजी जाए, वो भी इसको डिटरमिन करें अपने एंड पे। और साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ जो TV चैनल्स या डिजिटल मीडिया के हवाले से भी कहा है कि पैमरा भी इसको देखे कि इसको क्या चलाया जा सकता है, और उस पर ऑलरेडी जो पिटीशन पेंडिंग है उसके तनाजुर में उसके साथ क्लब कर दिया गया, जिसमें क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हुए हैं कि ऑडियो टेप किस लॉ, किस कानून और आइन के तहत कर सकते हैं, अगर कोई करता भी है तो उसको क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है, या अगर कोई मिसयूज़ करे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। तो उस पे जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस पहले ही दे दी हुई हैं कि ये तो बात की बात है कि उस ऑडियो के अंदर है क्या, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, मगर गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्डिंग की इजाज़त किसको मिलती है, क्यों, कौन उसको लीक करता है, हाँ। कौन उसको रिकॉर्ड करता है। तो कहा जी वो बंदा पकड़ के लाएं जिसने सबसे पहले रिलीज़ की है, ताकि ये पता चले कि उसको कहाँ से मिली है। ऐसी ही सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसी है, और उन्होंने कहा कि ये तयन होगा और होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि FIA को 10 दिन दिए गए हैं, और FIA इसमें अब तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो अब लाएगी अदालत के सामने कि ये कैसे लीक हुई। और ये ट्विटर पे ज़्यादातर इस किस्म की ऑडियोज़ पहले जो है वो ट्विटर पे आ रही हैं, X जो है उस पे आ रही हैं, और वहाँ से फिर आगे सर्कुलेट होती हैं पूरे डिजिटल मीडिया पे। लास्ट 3 मिनट्स में क्विकली कह दूं, एक जो फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है उसका बेंच बन गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गलबन 9 मेंबर का बेंच है। साकिब, जो भुट्टो केस को जो है वो फाइनली टेकअप कर लिया गया है। ये
2011 में 2011 के अंदर आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे तो उन्होंने ये रेफरेंस भेजा था। 2011 से ये 12 साल से ये बिल्कुल तहखाने में पड़ा हुआ था, तो एकदम से टेकअप कर दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है। अब बड़ी अच्छी बात है कि इसका एक पता ही है कि तकरीबन एक मुत्तफ़क़ा व्यू रहा है कि ये एक जुडिशल मर्डर था और आज तक कोई पाकिस्तान का वकील या जज, इवन के वो जज जो कि भुट्टो के उसमें थे, नसीम हसन शाह ऑन रिकॉर्ड है कि ये जुडिशल मर्डर था, ये मेरे लिए उनके अल्फाज थे, तो वो भी ये कह चुके हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसको टेकअप किया जा रहा है। तकलीफ बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो आइनी हिस्ट्री है, उसके अंदर जब भी इस तरह के फैसले इस्टेब्लिशमेंट के मार्शल लॉ के खिलाफ आए हैं तो उनके जाने के बाद आते हैं। खत्म हो गया आमिर साहब। वह वही है कि माजी में आसफा जिलानी भी बाद में लेट आया, हाजी सैफुल्लाह केस भी बाद में आया जबकि जा चुके हुए थे ज़ियाउल हक साहब। तो उसके बाद उसके बाद बहरहाल 2009 में पीसीओ केस भी जब आया, जब मुशर्रफ साहब जा चुके हुए थे, तो चाहे देर से ही आए तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ी अच्छी बात है। गो के 50 साल लग गए। अब देखिए ये कब का, भुट्टो साहब की 1979 में फांसी लगी थी, तो उसके अभी 50 साल तकरीबन होने को हैं। उसके बाद ये आ जाए तो एक किस्म का कम से कम करेक्शन हो जाती है। हालांकि जो आसफा जिलानी केस 1971-72 में जब याहिया खान जा चुके थे, उनका जी वो तो बड़ा यूसरफर था। और उसके बाद जो हाजी सैफुल्लाह केस था, वो उसके अंदर अदालत ने कहा कि वो डिसोल्यूशन जो थी जुनिजो गवर्नमेंट की, वो गलत ज़ियाउल हक साहब ने की, मगर क्योंकि अभी जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो लिहाजा नए इलेक्शन करवा लिए जाएँ। और उसका बैकग्राउंड भी ये था कि लोगों को अगर भूल गया हो मैं याद दहानी करा दूं कि डींग मारी असलम बेग साहब ने, जनरल असलम बेग साहब ने, कि ये अदालतों की क्या औकात है, ये तो उसको रिवाइव करना चाह रहे थे जुडिशल की गवर्नमेंट को। तो मैंने एक हरकारा भेजा था कि जिनको जाके डांट के आओ कि ये बंदे के पुत्र बने, और वो बंदे के पुत्र बन गए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है वो गलत तो हुआ था, मगर क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं तो ये कर लिया जाएगा। सो ये भुट्टो का केस तो टेकअप हो जाता है। अब इसके बाद साकिब आखिरी तो यही रह जाती है कि मुशर्रफ का केस जो है वो, हालांकि 2009 में पीसीओ जजेस के अंदर ये डिक्लेयर हो गया था कि इमरजेंसी जो थी 3 नवंबर की वो गैर आईनी थी, मगर उसकी फर्दर उसके ऊपर कोई नहीं रहता। मेरा अब वक्त खत्म हो गया, मगर भुट्टो के केस का वो हो ही जाए तो मैं समझता हूँ फैसला आ ही जाए तो ये एक बड़ी चीज। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।